स्टूडेंट्स, फ्राउनहोफर विवर्तन के थर्ड वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज हम डिस्कस करेंगे किसी वृत्ताकार द्वारक पर फ्राउनहोफर विवर्तन। फ्राउनहोफर विवर्तन मतलब किसी समतल तरंगाग्र का किसी द्वारक पर विवर्तन। ओके, तो यहाँ पर वृत्ताकार द्वारक क्या होता है? वृत्ताकार द्वारक किसी अपारदर्शी प्लेट पर यदि हम एक नैरो ओपनिंग बना देते हैं तो ये नैरो ओपनिंग एक वृत्ताकार द्वारक का कार्य करती है। ओके, अभी हम लोग जब इस वृत्ताकार द्वारक को कागज के तल के लंबवत प्लेस करेंगे, कागज के तल के लंबवत मतलब लाइक दिस, इस तरह यदि हम प्लेस करेंगे, इस तरह बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा रखेंगे तो इस पर WW' तरंगाग्र गिरा कर देखेंगे और उसके बाद में अपने को पर्दे पर विवर्तन प्रतिरूप दिखाई देगा और इस विवर्तन प्रतिरूप में केंद्रीय जो चक्ति है वो सदैव दीप्त प्राप्त होती है और उसके एकांतर क्रम में अदीप्त और दीप्त वलय बनते चले जाते हैं। ओके, जैसा आप लोग चित्र में भी देख सकते हैं। यहाँ पर हमने D व्यास का वृत्ताकार द्वारक लिया है जिस पर तरंगाग्र WW' आपतित हो रहा है। यदि इस द्वारक से समतल तरंगिकाएं निकलेंगी तो यदि इस द्वारक से समांतर तरंगिकाएं निकलेंगी वो इस लेंस के द्वारा किसी P बिंदु पर फोकसित होंगी। क्योंकि ये समांतर है इसलिए इनके बीच कला का अंतर नहीं, अर्थात ये समान कला में अध्यारोपित होंगी, इसलिए संपोषी व्यतिकरण की वजह से P बिंदु पर केंद्रीय उच्चिष्ट बनेगा। इसके अलावा अन्य जो तरंगे हैं जो थीटा कोण पर विवर्तित हो रही है वो P के अलावा किसी अन्य बिंदु पर फोकसित होंगी। मान लेते हैं वो कहाँ पर फोकसित हो रही है? P1 बिंदु पर फोकसित हो रही है। ओके, P1 बिंदु पर अध्यारोपित हो रही है। अब P1 बिंदु पर निम्निष्ट बनेगा या उच्चिष्ट बनेगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि P1 पर पहुंचने वाली तरंगिकाओं के बीच पथांतर कितना है। तो पथांतर कितना होता है हमने पीछे भी कैलकुलेट किया था और यहाँ भी निकाल सकते हैं कि डेल्टा बराबर क्या होगा? D sin थीटा। ओके, निम्निष्ट बनने के लिए डेल्टा n लैम्डा होना चाहिए और द्वितीयक उच्चिष्ट बनने के लिए डेल्टा 2n + 1 λ/2 होना चाहिए, जबकि केंद्रीय उच्चिष्ट बनने के लिए डेल्टा क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ओके, विवर्तन प्रतिरूप में वृत्ताकार द्वारक के विवर्तन प्रतिरूप में वृत्ताकार द्वारक के कारण विवर्तन पैटर्न में एक केंद्रीय चक्ति बनती है और इस चक्ति को हम क्या बोलते हैं? एरी की डिस्क बोलते हैं, एरी की डिस्क कहते हैं। और इसके चारों ओर अदीप्त और दीप्त वलय बनते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? एरी की। हम इस एरी डिस्क की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। तो मान लेते हैं C वृत्ताकार द्वारक का केंद्र है और पर्दे का कोई बिंदु स्थित है P और P1 अन्य बिंदु है और P और P1 के बीच की दूरी है x। यहाँ पर द्वारक और पर्दे के बीच दूरी मान लेते हैं कैपिटल D है और चूंकि लेंस द्वारक के पास ही रखा है इसलिए F और कैपिटल D ऑलमोस्ट इक्वल होगा। थीटा यहाँ पर अल्प है इसलिए साइन थीटा का वैल्यू होगा x/f और वो थीटा के ही लगभग इक्वल होगा। ओके, प्रथम निम्निष्ट के लिए D sin थीटा बराबर लैम्डा होगा, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा? λ/d। इक्वेशन 1 और 2 को आपस में बराबर रखते हैं तो x का वैल्यू क्या आएगा? λf/d और ये x ही क्या होगा? एरी की त्रिज्या। वास्तव में एरी की त्रिज्या का मान λf/d से थोड़ा ज्यादा होता है इसलिए इसका वैल्यू एक्चुअल होता है 1.22 λf/d, जहाँ पर 1.22 क्या है? एक कांस्टेंट है, एक नियतांक। अब हम डिस्कस करेंगे दो समांतर रेखा छिद्रों पर फ्राउनहोफर विवर्तन को। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो आप इसको विशेष तौर पर ध्यान रखना। यहाँ पर दो समांतर रेखा छिद्र है AB और CD। ओके, AB का साइज क्या है? A है और CD का साइज भी क्या है? AB का साइज स्मॉल a है और CD का साइज भी स्मॉल a है। BC भुजा की लंबाई क्या है? स्मॉल b। ओके, अब यहाँ पर देखें कि AB और CD दो समांतर रेखा छिद्र हैं। इसके आगे कैपिटल D दूरी पर, सपोज कैपिटल D दूरी पर हमने क्या रखा है? एक पर्दा रखा है। ओके, और से AB और CD से निकलने वाली तरंगिकाओं को पर्दे पर केंद्रित करने के लिए एक लेंस का उपयोग किया है और ये लेंस कौन सा है? L2। चूंकि फ्राउनहोफर विवर्तन पढ़ रहे हैं इसलिए प्रकाश समतल तरंगाग्रों के रूप में गिरेगा और ऐसा ही एक समतल तरंगाग्र WW' यहाँ पर इन AB और CD स्लिटों पर गिर रहा है। AB और CD स्लिट जो है ये AB और CD स्लिट दो कला संबद्ध स्रोत की तरह से व्यवहार कर रही हैं, कला संबद्ध स्रोत। और चूंकि कला संबद्ध स्रोत है तो यहाँ पर व्यतिकरण की शर्तें भी कंप्लीट हो रही हैं। मतलब एक स्लिट पर विवर्तन होगा और दोनों स्लिटों, एक स्लिट से निकलने वाली तरंगिकाएं विवर्तन प्रतिरूप बनाएंगे, जबकि दोनों स्लिटों से निकलने वाली तरंगे जब अध्यारोपित होंगी तो व्यतिकरण प्रतिरूप बनेगा। मतलब यहाँ पर विवर्तन भी हो रहा है, यहाँ पर विवर्तन भी हो रहा है और यहाँ पर व्यतिकरण भी हो रहा है।
तो परिणामी जो प्रतिरूप बनेगा वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, संयोजन होगा। परिणामी प्रतिरूप विवर्तन और व्यतिकरण का क्या होगा, संयोजन होगा। ओके, तो हम इसको देख भी लेते हैं। चित्र में दर्शाए अनुसार ए बी व सी डी दो समांतर रेखा छिद्र हैं, प्रत्येक की चौड़ाई ए है और बीसी भाग की चौड़ाई क्या है, बी है। अब एक चीज और देखने की, यहाँ पर संगत बिंदुओं के बीच की दूरी, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान से देखना चाहिए। आप देखिए ए और सी, ए और सी के बीच में दूरी क्या है, तो ए बी की दूरी ए है और बी सी की दूरी बी है। तो ए और सी के बीच दूरी क्या है, ए प्लस बी। ए व सी के बीच दूरी क्या है, ए प्लस बी। इसी तरह बी और डी के बीच दूरी क्या है, बी सी का मान बी है और सी डी का मान ए है। तो बी डी के बीच भी दूरी क्या है, ए प्लस बी। इसी तरह और कोई भी पॉइंट लेंगे बीच में, कहीं भी इन दोनों के दो संगत पॉइंट लें, कहीं भी ए बी और सी डी पर दो संगत पॉइंट लें, तो वहां भी दूरी हमेशा कितनी रहेगी, ए प्लस बी ही रहेगी। अर्थात दो रेखा छिद्रों के संगत बिंदुओं के बीच की दूरी यहाँ पर क्या है, ए प्लस बी। ओके, पर्दे पर प्रकाश किरणों को, तरंगों को केंद्रित करने के लिए L2 लेंस का उपयोग किया गया है। पर्दा कहाँ पर रखा है, लेंस के फोकस तल पर रखा है ताकि सभी समांतर किरणें पर्दे पर ही केंद्रित हो। ओके, अब हम इसकी व्याख्या देखने वाले हैं कि हमें परिणामी प्रतिरूप विवर्तन और व्यतिकरण का कॉम्बिनेशन क्यों मिल रहा है। तो इसका मैथमेटिकल अप्रोच हम देखेंगे। मान लेते हैं कि थीटा यहाँ पर क्या है, विवर्तन प्रतिरूप, विवर्तन कोण है, थीटा क्या है, इधर विवर्तन कोण है और पी बिंदु पर सभी तरंगें समान कला में पहुंच रही हैं, इसलिए पी बिंदु पर केंद्रीय उच्चिष्ट बनेगा। जबकि P1 बिंदु पर विवर्तित तरंगें पहुंच रही हैं या व्यतिकरण के कारण तरंगें पहुंच रही है, इसलिए परिणामी आयाम विवर्तन के कारण क्या होगा, एक स्लिट के कारण, विवर्तन के कारण परिणामी आयाम क्या होगा, a इक्वल्स टू a नॉट साइन अल्फा बाय अल्फा। अल्फा हमने पीछे भी सॉल्व किया था, पाई डी बाय लैम्डा साइन थीटा होता है, लेकिन यहाँ डी की जगह क्या है, हमने स्लिट का आकार क्या लिया है, स्मॉल a लिया है। ओके, तो अल्फा होगा पाई a बाय लैम्डा इंटू साइन थीटा। यहाँ पर a नॉट क्या है, थीटा बराबर 0 डिग्री पर क्या है, अधिकतम आयाम है। अब चूंकि ए बी और सी डी स्लिटों से दो तरंगें निकलती हैं मान लेते हैं, और दोनों तरंगों का आयाम क्या होगा, ए नॉट साइन अल्फा बाय अल्फा। विवर्तन से एक तरंग से निकलने, एक स्लिट से निकलने वाली तरंगों का आयाम क्या होगा, ए नॉट साइन अल्फा बाय अल्फा। मान लो ए बी से तरंगें चलेंगी, उनके पास आयाम कितना होगा, ए नॉट साइन अल्फा बाय अल्फा। और सी डी से भी तरंगें चलेंगे, उनका आयाम भी क्या होगा, ए नॉट साइन अल्फा बाय अल्फा। तो परिणामी आयाम क्या होगा, दोनों तरंगों के आयाम के बराबर। तो यहाँ पर हम अध्यारोपण का सिद्धांत उपयोग में लेंगे, और अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है कि यदि दो तरंगें एक ही दिशा में संचरित होती हुई किसी बिंदु पर अध्यारोपित होती हैं, तो उनका परिणामी जो विस्थापन होगा, तरंग का परिणामी विस्थापन क्या होगा, दोनों के विस्थापनों के सदिश योग के बराबर। तो यहाँ पर परिणामी आयाम क्या होगा तरंग का, तो ए नॉट साइन अल्फा बाय अल्फा और ए नॉट साइन अल्फा बाय अल्फा का हम सदिश योग करेंगे। तो समांतर चतुर्भुज का नियम लगा सकते हैं, त्रिभुज का नियम लगा सकते हैं। तो आप देखें, मान लेते हैं एक तरंग के लिए एक तरंग संचरित हो रही है इधर, ओके, आप चित्र में देख सकते हैं, और दूसरी तरंग संचरित हो रही है इस तरफ। हमने इन दोनों को किसी त्रिभुज की क्रमागत भुजाओं पर व्यक्त किया है, तो विपरीत भुजा परिणामी को दर्शाएगी। और यहाँ पर कोण कितना है मान लेते हैं 2 बीटा। बीटा क्या है इधर, पाई बाई लैम्डा ए प्लस बी साइन थीटा। ओके, तो यहाँ पर आर निकालेंगे तो समांतर चतुर्भुज के नियम से ए स्क्वायर प्लस 2 ए कॉस 2 पाई बाई लैम्डा ए प्लस बी साइन थीटा होता है ना, पी स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस अल्फा। तो यहाँ पर परिणामी आयाम क्या होगा, आर बराबर रूट 2 ए स्क्वायर 1 प्लस कोस 2 पाई बाई लैम्डा ए प्लस बी साइन थीटा। ओके, हमें पता है 1 प्लस कोस 2 थीटा बराबर होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा। ओके, तो यहाँ पर ये अप्रोच यदि लगाते हैं तो 2a स्क्वायर तो रहेगा ही। ओके, और इस 1 प्लस कोस 2 पाई बाई लैम्डा ए प्लस बी साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा 2 कोस पाई बाई लैम्डा ए प्लस बी साइन थीटा। ओके, 2 इंटू 2 4, और 4 का रूट निकालेंगे तो 2, और a स्क्वायर का रूट a, और कोस स्क्वायर का रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, कोस पाई बाई लैम्डा ए प्लस बी साइन थीटा। ओके, पाई बाई लैम्डा को a प्लस बी साइन थीटा को अपन क्या मार्क कर लेते हैं, बीटा। तो r बराबर आ जाएगा 2a cos बीटा। तो यहाँ से r बराबर आ जाएगा, a का वैल्यू क्या है, a नॉट साइन अल्फा बाय अल्फा। ओके, तो r बराबर आ जाएगा 2a नॉट साइन अल्फा बाय अल्फा cos बीटा।
तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, तो आई बराबर के आर स्क्वायर, यहाँ पर मान लेते हैं नियतांक 1 है तो आई बराबर क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। और आर स्क्वायर का वैल्यू इधर रखते हैं तो आई मिलेगा आपको 2 का स्क्वायर 4, ए नोट का स्क्वायर, साइन स्क्वायर अल्फा और अल्फा स्क्वायर और कोस स्क्वायर बीटा। ओके, 4 ए नोट स्क्वायर को 4 ए नोट स्क्वायर को मैं क्या मार्क कर लेता हूँ, आई नोट। तो आई बराबर आ जाएगा आई नोट साइन स्क्वायर अल्फा बटा अल्फा स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा। तो यहाँ से क्लियर है कि परिणामी तरंग की तीव्रता में दो घटक है, आई नोट साइन स्क्वायर अल्फा बाय अल्फा स्क्वायर और कॉस स्क्वायर बीटा। तो पर्दे के किसी पी बिंदु पर या किसी भी बिंदु पर परिणामी तीव्रता दो पदों के गुणनफल के बराबर है। एक है साइन स्क्वायर अल्फा बाय अल्फा स्क्वायर, ये घटक क्या है, ए चौड़ाई की एकल स्लिट से विवर्तन प्रारूप को दर्शाएगा, और कोस स्क्वायर बीटा व्यतिकरण प्रारूप को दर्शाएगा, ए प्लस बी पर स्थित दो बिंदुओं के द्वारा उत्पन्न व्यतिकरण प्रारूप को दर्शाएगा। ओके, अब विवर्तन प्रतिरूप के विवर्तन घटक के कारण तीव्रता का अध्ययन करते हैं। केंद्रीय उच्चिष्ट के लिए अल्फा क्या होता है, 0। यदि अल्फा 0 की ओर अग्रसर है तो साइन अल्फा बाय अल्फा क्या होना चाहिए, 1। ओके, तो थीटा बराबर भी क्या होगा, 0, और थीटा 0 होगा तो बीटा भी क्या होगा, 0। तो आई बराबर किसके होगा, आई नोट के। तो केंद्रीय उच्चिष्ट के लिए अल्फा 0 होगा, बीटा थीटा 0 होगा और बीटा भी यहाँ पर 0 होगा, और कॉस बीटा की वैल्यू, कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू क्या होगी, 1, और 1 को आई नोट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई बराबर क्या होगा, आई नोट। ओके, तो केंद्रीय उच्चिष्ट के लिए अल्फा 0, थीटा 0, बीटा 0 और आई बराबर आई नोट। ओके, द्वितीयक उच्चिष्ट और द्वितीयक निम्निष्ट के लिए हम लोग जो इक्वेशन हमारे पास आई नोट साइन स्क्वायर अल्फा बाय अल्फा स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे अल्फा के सापेक्ष और हमें दो कंडीशंस मिलेंगे। ओके, यदि हम लोग पहला केस लेते हैं, यदि हम कॉस, हमने बहुभुज विधि में लास्ट क्लास में सॉल्व किया था कि यदि इसको डिफरेंशिएट करने के बाद हमें दो इक्वेशन मिलेंगे। एक इक्वेशन मिलेगा अल्फा इक्वल्स टू tan अल्फा, यहाँ से अल्फा बराबर आएगा प्लस माइनस 2m प्लस 1 पाई बटा 2। तो उच्चिष्ट की तीव्रता होगी आई बराबर 4i नोट बाई 2m प्लस 1 का स्क्वायर पाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा, और मुख्य निम्निष्ट के लिए साइन अल्फा बराबर 0, तो अल्फा बराबर आएगा प्लस माइनस m पाई, तो a साइन थीटा बराबर प्लस माइनस m पाई। ओके, तो कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर साइन स्क्वायर अल्फा बाय अल्फा स्क्वायर से हमें विवर्तन प्रारूप प्राप्त होगा, जिसमें केंद्रीय उच्चिष्ट बनेगा, द्वितीयक उच्चिष्ट बनेगा और द्वितीयक निम्निष्ट या मुख्य निम्निष्ट बनेंगे। ओके, द्वितीय उच्चिष्ट के लिए अल्फा होगा 2m प्लस 1 पाई बटा 2, और मुख्य निम्निष्ट या द्वितीय निम्निष्ट के लिए यहाँ पर अल्फा होगा प्लस माइनस m पाई। ओके, और केंद्रीय उच्चिष्ट के लिए अल्फा क्या होगा, 0 होगा। अब व्यतिकरण घटक के कारण तीव्रता वितरण देखते हैं, तो कोस स्क्वायर तीव्रता मैक्सिमम रखने के लिए यानी उच्चिष्ट के लिए कॉस स्क्वायर बीटा बराबर क्या होगा, 1, तो बीटा बराबर क्या आएगा, प्लस माइनस n पाई, तो पाई बाई लैम्डा a प्लस बी साइन थीटा बराबर प्लस माइनस n पाई। तो यहाँ पर a प्लस बी साइन थीटा बराबर प्लस माइनस n लैम्डा। तो उच्चिष्टों के लिए पथांतर लैम्डा का पूर्ण गुणज है, और निम्निष्टों के लिए यहाँ पर हमें मिलेगा कि पथांतर 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 है। ओके, अर्थात लैम्डा बाई 2 का विषम गुणज है। ओके, तो इस स्क्वायर बीटा हमें व्यतिकरण घटक के रूप में मिलता है, और ये तीव्रता मैक्सिमम और मिनिमम की शर्तों को पूरा करता है। ओके, तो हम कह सकते हैं कि कोस स्क्वायर बीटा व्यतिकरण घटक है। ओके, और यहाँ से हम लोग साइन थीटा निकाल लेंगे तो थीटा निकाल सकते हैं, और थीटा क्या होगा, थीटा निम्निष्टों के लिए होगा लैम्डा बाय a प्लस बी, 2 लैम्डा बाय a प्लस बी, 3 लैम्डा बाय a प्लस बी। ओके, जबकि उच्चिष्टों के लिए 2 लैम्डा बाय 2 a प्लस बी, 3 लैम्डा बाय 2 a प्लस बी, 5 लैम्डा बाय 2 a प्लस बी होगा। ओके, तो यहाँ से हम लोग क्या सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से ये भी देखा जाए कि उच्चिष्टों व निम्निष्टों की चौड़ाई परस्पर क्या होगी, बराबर। आप कोई भी दो उच्चिष्टों या दो निम्निष्टों के लिए निकाल सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर उच्चिष्टों के लिए निकालूं तो 3 लैम्डा बाई 2 इंटू a प्लस बी माइनस 2 लैम्डा बाई 2 a प्लस बी। यहाँ थोड़ा सा करेक्शन है, यहाँ निम्निष्ट की जगह उच्चिष्ट है और उच्चिष्ट की जगह यहाँ पर निम्निष्ट है। ओके, थोड़ा सा करेक्ट करें प्लीज आप। तो उच्चिष्टों व निम्निष्टों की
उच्चिष्टों व निम्निष्टों के बीच की चौड़ाई भी हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे निम्निष्टों के बीच की चौड़ाई ज्ञात करें, क्रमागत निम्निष्टों के बीच की 3 लैम्डा बाई 2 a प्लस बी माइनस 2 लैम्डा बाई 2 a प्लस बी, तो यहाँ से लैम्डा बाई a प्लस बी ही आंसर आएगा। तो उच्चिष्टों और निम्निष्टों की चौड़ाई परस्पर क्या है, बराबर है। आप भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो हम देख सकते हैं कि यदि दो समांतर रेखा छिद्र रखे हो और उन पर फोनोफर विवर्तन देखे तो वहां विवर्तन भी घटित होगा और व्यतिकरण भी घटित होगा और परिणामी तीव्रता का व्यंजक होगा 4I0 साइन स्क्वायर अल्फा बाय अल्फा स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा। ओके, और इसकी वजह से चूंकि यहाँ पर विवर्तन घटक भी है और व्यतिकरण भी घटक है, तो यहाँ पर विवर्तन घटक की वजह से तीव्रता होगी, आप देखें तीव्रता वितरण। ओके, और व्यतिकरण घटक के लिए तीव्रता वितरण आप देखें, तो परिणामी तीव्रता वितरण किसकी वजह से होगा, इन दोनों का संयोजन, और वो इस प्रकार का होगा जैसा आप लोग चित्र में देख सकते हैं। ओके, तो ये था दो समांतर रेखा छिद्रों पर फ्राउनहोफर विवर्तन और वृत्ताकार द्वारक के कारण विवर्तन। आई होप कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। आप